अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बटन मशरूम उत्पादन हेतु कंपोस्ट तैयारी पर सफल किसान का अनुभव। फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उर्वरकों के प्रयोग पर जानकारी। गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोगों का प्रबंधन। यदि आप मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो बटन मशरूम उत्पादन के लिए ये उचित समय है। तो जैसा कि इसमें कंपोस्ट की तैयारी का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्यक्रम में किन किन बातों का ध्यान रखना है जानते हैं ग्राम मदनू की सहारनपुर के एक सफल मशरूम उत्पादक हरपाल सिंह से। तो इसको जैसे हमने खेती की थी सन 2008 में, तो सबसे पहले साल हम इसको मुरथल सोनीपत जिले में हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से लाए। उसके बाद कुरुक्षेत्र के गांव में से लाए। फिर यहाँ झबरेड़ा हरिद्वार ज़िले में झबरेड़ा के पास कोटवाड़ गांव है, वहाँ से लाते थे। तो इस तरीके से फिर हमने ये इस साल ये ऐसा सोचा, ऐसा किया कि क्यों ना अपने कंपोस्ट को अपने आप ही तैयार करें। तो इस बार हम कंपोस्ट अपने आप ही तैयार कर रहे हैं। कंपोस्ट के बारे में मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, हम जो तैयार करते हैं कंपोस्ट, वो यहाँ पे किस तरीके से उसमें क्या क्या काम, क्या क्या क्रियाएं कब होती हैं और उसमें कब कब क्या क्या दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है हमारे टनल की वो 200 क्विंटल यानी 20 टन कंपोस्ट तैयार करने की है। और इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है भूसे की वो 80 क्विंटल है। तो 80 क्विंटल भूसा आप जैसे देख रहे हैं सामने यहाँ पड़ा हुआ है। हमारा ये एक फर्श है, ये सबसे पहली जो प्रोसेस है उसके ऊपर इसको आप भूसा फैलाने के लिए फर्श का इस्तेमाल जो करते हैं वो है। अब ये 80 क्विंटल भूसा हमारा है गेहूं का भूसा। आज की तारीख में आप इसको -4 डेज के नाम से इस भूसे के लिए जो कंपोस्ट तैयार होगा उसको कह सकते हैं। आज हम इसको भिगोना शुरू करेंगे और -2 यानी आज से 2 दिन बाद इसके ऊपर ट्रैक्टर चला के इसको दबावेंगे और इसमें 4 क्विंटल गेहूं की चोकर, 1 क्विंटल यानी 2 बैग यूरिया, 1 बैग पोटास और 1 बैग सुपर फास्फेट, इन सब को इकट्ठा करके मिला के इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसको पलट देंगे। ये आज से परसों यानी -4 डेज की बात है। और इसको जहाँ से सूखा होगा उस दिन इसको दोबारा फिर पानी से गीला करेंगे। पानी से गीला करके इसको फिर छोड़ देंगे 2 दिन तक, फिर दबाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे ऊपर, एक ट्रैक्टर 10-15 मिनट के लिए। अब इसके बाद उसके 2 दिन बाद यानी वो होगा हमारा 0 डे। 0 डे को ये भूसा इस फर्श पे से उठाकर, जो इसकी फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस ये सामने है, उस फर्स्ट फेस में हम इसको रखेंगे। फर्स्ट फेस में नीचे हमने पाइप लगाए हुए हैं, पीछे से ब्लोअर है जो हवा देगा,
और उसमें सारे को डाल के ब्लोवर को 3 मिनट के लिए वो खोलेंगे, 3 मिनट चलेगा, 10 मिनट बंद रहेगा। इस तरीके की प्रोसेस लगातार 10 दिन तक चलेगी। 10 दिन में हम उसको 4 बार पलटाई देंगे, यानी 0 डे होगा जिस दिन हमने वहाँ पहुँचाया, फिर 2 डेज पहली पलटाई, 4 डेज दूसरी पलटाई, 6 डे तीसरी पलटाई, 8वें दिन चौथी पलटाई और 10वें दिन हम इसको टनल में रखेंगे। जो टनल है आपके सामने इधर, इसके अंदर रखेंगे। तो और इसमें भी ब्लोवर लगा है, ब्लोवर से हवा इसको भी देते रहेंगे लगातार 7 दिन। 7 दिन की जो हवा देने की प्रोसेस है उसमें हम इसका जो इनलेट है, हवा को अंदर पहुंचाने का सिस्टम, उसी के अंदर 2 एक तरीके से इनलेट लगे हुए हैं। एक में इसी की हवा, टनल के अंदर की हवा जाती है, दूसरे से फ्रेश हवा। तो शुरू के दिनों में पहले दिन हम जो हमारी फ्रेश एयर है उसको बहुत थोड़ी नाम मात्र के लिए रखते हैं, रखते ज़रूर हैं, और सारी की सारी हवा ऊपर से टनल वाली गर्म हवा उसके अंदर भेजेंगे। तो चलाने के, वहाँ रखने के तकरीबन 24 घंटे बाद इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस को हम 5-7 घंटे 10 घंटे रोकते हैं और फिर फ्रेश एयर ज़्यादा देना शुरू कर देंगे। जैसे ही फ्रेश एयर ज़्यादा होगी तो जो हमारी गर्म हवा है अंदर की गैसों वाली, वो इसमें टनल के ऊपर जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें सुराख है, उसमें से निकलेगी। और लास्ट तक जाते जाते यानी 7वें दिन हम पूरी फ्रेश एयर उसमें पहुंचाएंगे, पूरी फ्रेश एयर खोलेंगे और जो ऊपर से आने वाली हवा है उसको पूरे तरीके से बंद कर देंगे। इसको तकरीबन 10-12 घंटे इस तरीके से चलाने से हमारी जितनी गैसेज हैं जो उसमें बनी हुई थी, जो रुकी हुई थी, वो सब की सब रिलीज हो जाएंगी और हमारा जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। तो फिर ये देखना ज़रूरी है कि हमारी वो तैयार खाद 7 दिन में हुई या नहीं, जिसको 7 दिन में होना था। इसके लिए सबसे पहले तो हम जहाँ से हमारी हवा निकल रही है ऊपर से, छत के ऊपर लेंटर में जो सुराख है, वहाँ जाकर देखेंगे। यदि वहाँ अमोनिया की गंध है तो समझो अब अभी हमारी खाद तैयार हुई नहीं पूरे तरीके से, अभी उसको हम 1 दिन और चलाएं। 1 दिन या 8-10 घंटे चला के दोबारा ऊपर चढ़ के देख लें, 1 दिन 24 घंटे भी चलानी पड़ सकती है। जब तक अमोनिया की गंध आती रहे तब तक समझो आपकी कंपोस्ट पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई। वैसे 8 दिन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 7 दिन में ही तैयार हो जाती है। कभी कभार जो है वो 8वें दिन भी हमें इसमें हवा देनी पड़ती है उसको अमोनिया निकालने के लिए। उसके बाद हम इसको खोल देते हैं गेट। 7 दिन या 8 दिन तक गेट पूरे तरीके से बंद रखते हैं। ये टनल जो है पूरे तरीके से एयर टाइट और टेम्परेचर प्रूफ है। तो उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें मॉइस्चर प्रॉपर है या नहीं है। अभी भी मॉइस्चर बनाने देखने के लिए उसका साधारण सा हाथ में लेके, जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरीके से कंपोस्ट हाथ में लेकर जैसे ही दबावेंगे तो वो लड्डू बन जाना चाहिए, लेकिन उसको हम फेंक दे तो वो टूट जाना चाहिए। ये नमी का पैमाना ये है। यदि लड्डू नहीं बन रहा तो समझ लो उसमें नमी कम है, और फेंकने से लड्डू नहीं टूट रहा तो फिर उसमें नमी ज़्यादा है। यदि ऐसा हो, इनमें से कोई भी बात हो, यदि नमी कम है तो वहाँ भी थोड़ा सा पानी हम डाल सकते हैं, और यदि नमी ज़्यादा है तो उसको स्पान मिलाने से पहले 1 दिन हम बाहर निकाल के हवा में डाल देंगे। और जैसे ही खाद में नमी की मात्रा उतनी आ जाएगी, 70% नमी उसमें होनी चाहिए। स्पान 70% यदि नमी उसमें है तो उसके बाद हमारी जो अगली प्रोसेस है वो उसको हमारे जो प्रोडक्शन रूम है उनमें रखने की है। प्रोडक्शन रूम में रखने से पहले उसमें स्पान मिलाते हैं, और स्पान 1 क्विंटल भूसे में 700 ग्राम एक स्टैंडर्ड है। इससे 50-100 ग्राम ज़्यादा कम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचुरल चीज़ है, बहुत तेज़ी से घट बढ़ सकती है। जैसे ही हमने इसमें स्पान मिला के कंपोस्ट को रख दिया तो उसमें फिर एक सबसे जो अहम बात आती है वो टेम्परेचर की। हमारा जो प्रोडक्शन रूम है उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड है, तय है अच्छी बढ़वार, अच्छी पैदावार के लिए। यदि 26 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर है, ±2 भी है, तो 15 दिन में स्पान फॉर्मेशन पूरे तरीके से, स्पान रनिंग वाली बात है, स्पान रनिंग पूरे तरीके से उसमें हो जाती है और फिर उसको केसिंग उसमें करते हैं। केसिंग का मतलब एक मिट्टी है जिसका एक लेयर, एक आवरण, मृदा आवरण के नाम से भी इसको पुकारते हैं, तो वो लेयर दे देते हैं 15 दिन बाद कंपोस्ट रखने के। और उसके बाद उसका टेम्परेचर घटाना शुरू कर देंगे 1 हफ्ते तक। घटाते घटाते हम उसको 16 डिग्री सेल्सियस तक, यानी शुरू में जिस दिन रखा था उसके 15 से लेकर 22 दिन, तो 35वें दिन, जिस दिन हमने कंपोस्ट रखा था उसके 35वें दिन हमें पैदावार मिलती। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उर्वरकों के प्रयोग पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। इस समय किसान भाई विभिन्न फसलों की बुआई और रोपाई के कार्य में लग गए हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल से अधिक उपज लेने हेतु फसल में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यहाँ यदि रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो अधिकतर किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अतः आप रासायनिक उर्वरक में कौन कौन से उर्वरकों का कैसे प्रयोग करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के डॉक्टर फूलचंद से। डीएपी की जगह एक जो है जिसको किसान भाई जो है इग्नोर करते हैं ना, सिंगल सुपर फास्फेट। हालांकि सिंगल सुपर फास्फेट में 16% ही फास्फोरस है, फिर भी ये दूसरे दृष्टि से हम अगर देखें तो इसमें कैल्शियम और सल्फर, फास्फोरस के अलावा कैल्शियम और सल्फर, इसमें 20% कैल्शियम है, 12% सल्फर है, 3 तत्वों की पूर्ति करता है। अंतर यह है कि इसका जो है प्रयोग अगर किसान भाई 10 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इसकी जगह पे 3 गुना प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 16% है और डीएपी में 46% फास्फोरस है, इसलिए इसका 3 गुना प्रयोग करना चाहिए। इससे कैल्शियम और सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। अगर यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट तथा पोटास का प्रयोग तीनों को मिक्सचर बना के एक निश्चित प्रोपोर्शन में मृदा परीक्षण के आधार पर जो संस्तुत मात्रा है उसका मिक्सचर बनाते हैं तो 5 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और जो है और फसल की उत्पादकता जो है काफ़ी वृद्धि होगी। पर्यावरण की रक्षा, उचित जो है ऑप्टिमम पोषक तत्व प्रबंधन होगा। इस तरह से जो है हमारी फसल को जो है रोग और कीड़ों से बचाव होगा। अगर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को हम एप्लीकेशन करते हैं, लागत कम होगी, फसल की उत्पादकता ज़्यादा होगी और मृदा का भी स्वास्थ्य बना रहेगा। किसान भाइयों, जैसा कि हमने देखा भी है और बहुत से किसानों को भी हमने ये समझाया भी है कि अगर वो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का मिक्सचर बना करके अप्लाई करते हैं तो जो है 20 से 25% जो है डीएपी की तुलना में जो है लागत में कमी आ जाती है। अगर आप जो है यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का मिक्सचर बनाते हैं तो डीएपी की जो 1200 रुपये में एक 50 किलो का कट्टा आता है, उतने में ही 3 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट आपको मिलेगी और पोषक तत्व जो है 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस प्रकार से जो है आपकी लागत कम होगी और पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोगों का प्रबंधन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। सब्जियों के अंतर्गत गोभी की फसलें इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज के लिए कीट और रोगों के प्रबंधन पर आवश्यक ध्यान देने की जरूरत है और इनमें फसल को भारी नुकसान भी होता है। और आपको गोभी की खेती से कम लाभ मिलता है तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण उपाय, जानते हैं डॉक्टर RL भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज बात करते हैं गोभी की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों के बारे में। गोभी की फसल मुख्य रूप से रबी में बोई जाने वाली फसल है, जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभ देने वाली फसल है। कम समय में तैयार होने वाली यह फसल एक मौसम में करीबन 2 से 3 बार इसकी बुआई आसानी से की जा सकती है। अगेती, मध्यम और पचेती वैरायटियों के उपलब्ध होने के कारण से ये जून माह से लेके मार्च माह तक इसकी फसल रहती है। जितनी लंबी अवधि तक खेत में फसल उपलब्ध रहती है, उसी के हिसाब से उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो कई बार किसान भाइयों को इसमें लगने वाले कीट और रोगों के कारण से बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए आप ध्यान से ये देखिए कि इसमें लगने वाले प्रमुख कीट और रोग कौन कौन से हैं और उनको कैसे समय पर रोका जा सकता है। इसमें लगने वाला प्रमुख कीट पत्ती भक्षक कीट, ये रोपाई करने के तुरंत बाद में ही इसका प्रकोप होने लगता है और इसकी लट जो है, लार्वा अवस्था जो है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये पत्तियों में छेद बनाने के साथ साथ में पूरी पत्ती को भी नुकसान पहुंचा देती है और इससे बचने के लिए, रोकथाम के लिए मेलाथियान 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करनी होती है। इसके साथ साथ में इसकी बहुत सी लटें हमें निराई गुड़ाई करते समय दिखाई दे सकती है, तो जहाँ तक संभव हो आप उन्हें मार भी सकते हैं। इसके साथ साथ में इसको क्लीन कल्टीवेशन के द्वारा आप खेत को जितना अच्छा साफ सुथरा रखेंगे, जो खेत की जो मेड़ हैं उनको साफ रखेंगे, तो इसका प्रकोप भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कीट है वो है मोइला या चेपा। मोइला और चेपा पत्तियों का रस चूस करके पत्तियों को काफ़ी चिथरा बना देता है और उससे उत्पादन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ ही फूल गोभी के ऊपर अगर मोइला स्वयं लगा रहता है या उसके अंडे लगे रहते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिप्रिसिएशन आता है, काफ़ी कम हो जाती है, लोग उसे लाइक नहीं करते हैं। मोइला से बचने के लिए गांठ बनने और फूल बनने से पूर्व या जिस समय मोइला का प्रकोप होता है उसके तुरंत बाद हमें मेलाथियान 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोभी में डायमंड ब्लैक मॉथ नाम का एक कीट भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये हेड को, इसके अलावा जो फूल बनता है उसको और पत्तियों को काट करके, कुतर करके काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें हरा रंग जो है वो गायब हो जाता है, उसका जो भाग है, उसका जो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला जो भाग है वो खत्म हो जाता है और एक जाल जैसा बन जाता है, जिस प्रकार से आप इन पत्तियों पे देख रहे हैं। इससे बचने के लिए प्रोफेनोफॉस 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना होता है और 1 हेक्टेयर में 400 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का छिड़काव करने के 7 दिन बाद में हमें पुनः दवा का छिड़काव करना होता है। इसके साथ साथ में इसमें भूरा गलन या लाल सड़न बीमारी भी लगती है, भूरा सड़न बीमारी लगती है और ये मुख्य रूप से फूल गोभी में लगने वाली बीमारी है जो पोषक तत्वों की कमी से लगती है। बोरोन तत्व की कमी से ये भूरा सड़न लगता है और इससे बचने के लिए 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से पौधारोपण से पूर्व इस्तेमाल करनी चाहिए। और बाद में अगर इसके सिम्टम दिखाई दें, इसका मुख्य लक्षण यह है कि जो फूल बन रहा है उसके ऊपर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं या लाल या गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं। ऐसी स्थिति आने पर बोरेक्स 0.2
0.3% का छिड़काव करना चाहिए और 7 दिन बाद में ये छिड़काव दोहराना चाहिए। इसके साथ साथ में गोभी बुआई वाले क्षेत्रों में ये ध्यान रखिए कि ये हाई फीडर क्रॉप है, इसलिए 200 से 250 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल में लेते हैं तो उसे बोरोन की पूर्ति हो जाती है। और गोभी जहाँ ली जाती है वहाँ बार बार अगर गोभी की फसल आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से बोरोन की कमी महसूस होने लगी कि ऐसे में 10 से 15 किलोग्राम बोरोन आप बुआई से पहले ही इस्तेमाल कर लेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। इसके साथ साथ में इसमें तना गलन या जड़ सड़न की भी समस्या आती है और ये मुख्य रूप से नर्सरी अवस्था में आती है और कई बार मुख्य खेत में जब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके बाद में भी तना और जड़ जहाँ मिलते हैं वहाँ पे रोटिंग हो जाती है, मतलब सड़ा हो जाता है और पौधा जो है ऊपर का भाग गिर जाता है। इससे बचने के लिए डाइथेन M45 नाम की दवा से नर्सरी को उपचारित करना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए। बीजों को डाइथेन M45 और बावस्टीन में से किसी एक दवा से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद में अगर ये समस्या आती है तो डाइथेन M45 या बावस्टीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करनी चाहिए, जिससे इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है देहरादून से लक्ष्मी कुमार ने। आपने टेरेस गार्डन में सब्जियों की खेती के बारे में जानना चाहा है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कहा जाता है जो मेहनत करे उसके लिए सब कुछ संभव है और यही किया है कृष्णलाल ने। कृष्णलाल रेलवे में काम करते हैं। महज 125 गज के करीब जगह है उनके पास और घर का आंगन है बिल्कुल पक्का, लेकिन शौक है खेती बाड़ी का और इसी के लिए उन्होंने बाहर कहीं न जाकर अपने ही घर में कुछ अलग करने की सोची। रेलवे वर्कशॉप से घर लौटते ही उनका काम होता है घर में लगे पेड़ पौधों पर एक सरसरी निगाह दौड़ाना। यही वजह है कि जरूरत की हर चीज उनके घर की छत पर आपको मिल जाएगी। है न दिलचस्प? ये अमरूद, अनार, चीकू और अंगूर के लगाए हैं जी। सब्जियां सभी उगा लेता हूँ मैं सभी लोगों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सभी अपनी छतों पे अगर थोड़ा सब्जी भी उगा लें तो तब भी उनका बहुत अच्छी तरह से अच्छी सब्जी उनको मिल सकती है। ये सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और ये बात कृष्णलाल जी के घर पर भी सही साबित होती है, क्योंकि इनके इस शौक में बराबर की भागीदार हैं उनकी धर्मपत्नी सरोजबाला। पति पत्नी का ये जोड़ा आसपास पड़ोसियों के बीच काफी मशहूर है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं सरोजबाला और उनकी पड़ोसन। नीचे तो कोई जगह नहीं थी, ऊपर वो इन्होंने वो करका कट्ठे सारे परिवार ना रड़का वो लगाई भी, बिना खाद की सब्जी मिलागी, अच्छा फ्रूट मिलागा, अच्छा सब कुछ मिलागा। बढ़िया लगता है जी, देखने में सबको अच्छा लगता है। सब बोलते हैं तो इतना बढ़िया इन्होंने अपनी छत पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सबको बढ़िया लगता है। शौक कई तरह के होते हैं और हमें अपने शौक पूरे करने का हक भी है। और जब बात प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी हो तो क्या कहने। कृष्णलाल हर वो प्रकृति प्रेमी के लिए आदर्श हैं जो घर पर रहकर कुछ अलग और बेहतर करने का मादा रखते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता भी लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते। तो ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं, annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केले की फसल और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोगों का नियंत्रण। दलहन की प्रमुख फसल मसूर की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।